नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज की इसी बायो क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं नीट के लिए जो 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन प्लांट। इसमें हम पढ़ेंगे डू प्लांट्स ब्रीथ, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फिबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी कंटेंट। तो इसमें से हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे और स्टार्ट करते हैं अब हम रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें जो पहले चैप्टर में पहले पैराग्राफ में तो कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। इसमें बस यह है कि हमें बताया गया कि हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, फूड से प्राप्त होती है। जो हम भोजन लेते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और क्या इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू द प्लांट ईट्स, क्या भोजन के ईट करते हैं, क्या प्लांट्स भी ईट करते हैं? प्लांट ईट नहीं करते, बल्कि प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ द फूड। तो जो फूड से रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उससे रिलेटेड करता है क्या चीज़, द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो फूड से रिलीज होने वाली एनर्जी की प्रोसेस से रिलेबल होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड होती है। तो जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया है वो एनर्जी रिलीज होने की जो प्रक्रिया है उससे कनेक्टेड होती है। आगे क्या लिखा हुआ है कि लाइफ process is obtained by the oxidation of some micromolecule that are the can be food। अच्छा, जब फूड से जो एनर्जी प्राप्त होती है, फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या कहते हैं, जीवन उसमें लाइफ प्रोसेस में के लिए आवश्यक होती है। द ओनली द ग्रीन प्लांट्स, केवल ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं और जो साइनोबैक्टीरिया और केवल साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं कैन प्रिपेयर their own food by the process of the photosynthesis by trapping the light and convert into the chemical energy that is stored in the bond of the carbohydrate like glucose, sucrose, starch। तो इसमें ये दिया हुआ है कि केवल ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये जो केमिकल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण करते हैं। तो उन्हें जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स में ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इतनी बात इसमें दी हुई है। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स में ऐसा होता है। द टिश्यू इन ग्रीन टू नॉट ऑल द सेल्स, इसमें ये हुआ है कि जो प्लांट्स जो होती हैं उनमें सभी सेल्स में, नॉट ऑल सेल्स, सभी सेल्स में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है, बल्कि कुछ टिश्यू ऑर्गन होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, जिनमें के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लांट से केवल वही ऑर्गन या टिश्यू जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। हर एक पार्ट्स में, हर एक सेल्स में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं और जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स होते हैं, उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जहाँ फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है सुपरफिशियल स्टेज में, सुपरफिशियल लेयर्स में जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, फूड का निर्माण होता है। और ये अन्य ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स और नॉन ग्रीन पार्ट्स में तक ट्रांसलोकेट होता है, इनका ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसलिए फूड का ये ट्रांसलोकेशन भी होता है नॉन ग्रीन पार्ट्स में। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ तक फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ये बात इसमें दी हुई है। तो अब तक हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि जो ओनली द ग्रीन पार्ट्स, केवल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, केवल साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्रिया में लाइट एनर्जी को ये ट्रैप कर लेते हैं और केमिकल एनर्जी में इसे बदल देते हैं। केमिकल एनर्जी में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च का निर्माण होता है, उनके बॉन्ड्स में इस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है। प्लांट्स की
जो सभी भागों में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है, केवल उन्हीं भागों में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल सुपरफिशियल लेयर्स में ही पाया जाता है। और जो फूड का निर्माण होता है वह नॉन ग्रीन पार्ट, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स, अदर्स ऑर्गन्स तक ट्रांसलोकेटेड किया जाता है। इसलिए फूड ग्रीन पार्ट्स तक, नॉन ग्रीन पार्ट तक इसका भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक्स का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन को किसी न किसी रूप में दूसरी जगह, दूसरे से अन्य चीज़ों से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यदि एनिमल्स जो होते हैं वो हमें किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। यदि ये एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स की जगह पर किसी हर्बीवोर्स को खाकर या किसी एनिमल से प्राप्त करते हैं, तब ये कहलाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्राप्त कर रहे हैं तो ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं, और इनडायरेक्टली प्राप्त कर रहे हैं तो ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। अगर सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि फंगस, उदाहरण दिया हुआ है फंगस। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर अपना फीडिंग करते हैं, और वहाँ से डेड और डिकेइंग मैटर से ही अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ में आ गई होगी। इसके बाद पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म और द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल विद इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। इसमें ये हुआ कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कि सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने की मैकेनिज्म है वो भी सेल के अंदर। सेल के अंदर फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को और का ट्रैपिंग की जाती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में संरक्षित कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। तो एटीपी में सिंथेसिस वो संरक्षित या ट्रैपिंग कर ली जाती है इस एनर्जी का। तो ये कहलाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल के अंदर फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होकर जो रिलीज्ड एनर्जी है उसको ट्रैपिंग करके एटीपी में बनाने की क्रिया को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद आता है द फोटोसिंथेसिस, और ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इसके अलावा क्या, और जो यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो कहाँ कहाँ पर प्राप्त की जाती है, एक तो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो स्थान होते हैं जहाँ पर एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्राप्त किया जाता है, और बल्कि और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड मटेरियल का निर्माण होता है, बनता है। ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन एंड विद इन द सेल्स। हाँ, द ब्रेकिंग ऑफ द सीसी कंपाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सीसी जो बॉन्ड होते हैं उनका ब्रेकिंग, उनकी तोड़ना। तो सीसी बॉन्ड को तोड़कर ब्रेक करके उन्हें बाय थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल के अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो सीसी बॉन्ड है उनको ब्रेक करके तोड़कर जो एनर्जी रिलीज की जाती है उस एनर्जी को लेके आती है, ये क्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सीसी बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी को रिलीज करने की क्रिया रेस्पिरेशन की क्रिया कहलाती है। तो ये रेस्पिरेशन की परिभाषा हो गई, ऊपर जो है तो डेफिनेशन हो गई, और ये हो गई डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की। The compounds that are oxidized during this process known as the respiratory substrate। जो कंपाउंड इसमें इस समय प्रोसेस में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कहते हैं। और जहाँ तक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एनिमल्स में ग्लूकोज होता है, इसमें स्टार्च होता है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज यानी कार्बोहाइड्रेट का यूजुअली क्या होता है, इनका रिलीज एनर्जी के लिए इनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। बट द प्रोटीन
फैट्स इवन और कभी कभी कार्बन वो ऑर्गेनिक एसिड्स का भी यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में। ठीक है, प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड्स का भी प्रयोग किया जाता है, फैट्स का भी प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूजुअली जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर जब ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स ऑल द एनर्जी contained in the respiratory substrates is not released free into the cells। सेल्स में जब ऑक्सीडेशन होता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, तब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, फ्रीली सेल के अंदर फ्रीली रिलीज नहीं कर दी जाती है। अगर फ्रीली रिलीज कर दी जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, फालतू में ही वेस्ट हो जाएगी। अब क्रिया भी जो प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से जहाँ जहाँ यूटिलाइज होनी है वो क्रिया भी पूरी हो नहीं पाएंगी और एनर्जी हो रिलीज हो जाएगी और उसका फालतू में वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो किस प्रकार से रिलीज होती है, स्टेप बाय स्टेप करके स्लोली धीरे धीरे स्टेप बाइज रिएक्शंस होती हैं और एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज होती है और फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ट्रैप कर लिया जाता है केमिकल एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी के फॉर्म में केमिकल एनर्जी के रूप में उसको ट्रैप कर लिया जाता है, जिससे कि केवल उतनी ही एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है जितने में हमें एटीपी प्राप्त हो जाती है। ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया जाता वरना वो वेस्ट हो जाती है, इसलिए नष्ट ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन द रेस्पिरेशन इज नॉट or rather cannot be used directly but it is used to the synthesis of ATP। इस जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं होता बल्कि पहले उसे ATP बनाया जाता है, ATP में कन्वर्ट किया जाता है, ATP का सिंथेसिस किया जाता है एनर्जी से। उसके बाद जब जहाँ ये ज़रूरत होती है वहाँ ATP को खर्च करके एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है। तो पहले हम उसे ATP का पहले निर्माण करते हैं, उसके बाद ATP का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ एनर्जी का आवश्यकता होती है उतनी एटीपी का खर्च कर लेते हैं और बाकी सब स्टोर रहती है एटीपी के रूप में। वेयर इज विच इज ब्रेक डाउन वेन एवर एनर्जी नीड टू द यूटिलाइज, जहाँ पे सही है, ठीक है। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, सेल्स की एनर्जी करेंसी के रूप में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार प्रयोग की जाती है जबकि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसे हम करेंसी ले लेते हैं और फिर उस करेंसी को हम अलग अलग जगह यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि पहले जब वो एनर्जी रिलीज होती है तब उसको क्या करते हैं, एटीपी बना ली जाती है और एटीपी बना कर स्टोर कर ली जाती है। उसके बाद जब हमें आवश्यकता होती है तब एटीपी को खर्च करके एनर्जी रिलीज करके हम अपनी यूटिलाइजेशन को पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एटीपी किस प्रकार एक्ट करती है, हमें एनर्जी करेंसी के रूप में एक्ट करती है। This energy trapped in ATP is utilized in the various energy requiring process of the organism, और के various requiring, ठीक है, ये तो हमने बताया थी। And the carbon skeleton produced during the respiration is used as the precursor of the biosynthesis of other molecules in the cell। तो सेल्स के अंदर तो इसमें क्या होता है कि जब एनर्जी को जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी प्राप्त होती है और एनर्जी प्राप्त करके जो एनर्जी जो होती है उसको हम ट्रैक करते हैं एटीपी के रूप में और उसका हम यूटिलाइज करते हैं वेरियस रिक्वायरिंग प्रोसेस में, ऑर्गेनिज्म के वेरियस रिक्वायरिंग प्रोसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कार्बन स्केलेटन प्राप्त होता है, जो ब्रेकडाउन होने कोई हैवी मेटल है, कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन हो तो कुछ कार्बन के पॉइंट जो भाग होंगे, कुछ ऐसा जरूर बनेगा जिसमें कार्बन होंगे, तो वो कार्बन स्केलेटन कहलाता है। तो जो भी छोटा से छोटा भाग जो कार्बन का स्केलेटन होगा, जो कार्बन का बना हुआ भाग होगा उसका हम प्रयोग करते हैं कुछ नए मॉलिक्यूल्स को, नए अदर मॉलिक्यूल्स को बनाने के, सिंथेसिस करने में, प्रिकर्सर की तरह यूज़ करते हैं। तो कार्बन स्केलेटन जो बचता है
तो एनर्जी एटीपी का जो यूज़ होता है वो तो वेरियस एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस और अर्निंग में कर लिया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन स्केलेटन होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका प्रोड्यूस होता है कार्बन स्केलेटन, उसका हम प्रयोग करते हैं प्रिकर्सर के रूप में। किसका? बायोसिंथेसिस और अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के बायोसिंथेसिस के प्रिकर्सर्स के रूप में उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या डू प्लांट भी क्या ब्रीथ करते हैं? यस, प्लांट्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू अकर, एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी CO2 देते हैं। हैंस द प्लांट आर द सिस्टम इन plants have a system in place that ensure the ability of oxygen। उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 ये भी निकालते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट्स को ऑक्सीजन की एबिलिटी होती है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no specialized organ for gaseous action, but they are stomata and lenticles for this purpose। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर लेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। जैसे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए वो विशेष सिस्टम नहीं पाया जाता है, बल्कि केवल स्टोमेटा और लेंटिकल्स ही इसमें पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए। दे आर द सेवरल रीजन्स वाई द प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विद द रेस्पिरेशन ऑर्गन। फर्स्ट, पहला जो ऑर्गन वो सिस्टम दिया हुआ है, पर्पस दिया हुआ है कि ऑर्गन्स क्यों नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, तो ऑर्गन्स क्यों नहीं पाए जाते हैं उसके अंदर। तो उसका पहला रीजन दिया हुआ है कि पहला रीजन दिया हुआ है ईच प्लांट, पहला रीजन दिया हुआ है ईच प्लांट पार्ट्स टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड्स। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक पार्ट्स जो होते हैं अपना गैसेस एक्सचेंज वो खुद कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई विशेष ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लीव्स होती हैं वो अपना गैसेस एक्सचेंज खुद कर लेती हैं, टहनियाँ जो हैं वो अपनी ब्रांचेस खुद अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेती हैं, टाइम अपना खुद गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, और रूट्स होती हैं वो अपना गैसेस एक्सचेंज खुद कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई विशेष ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ, देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस फ्रॉम द वन प्लांट पार्ट्स टू अनदर। बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट गैसेस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही कम, बहुत ही छोटी दूरी होती है, बहुत थोड़ी सी दूरी पर ही गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, विशेष ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी लिटिल डिस्टेंस पर ही ट्रांसपोर्ट द्वारा ही गैसेस का आदान प्रदान हो जाता है। सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें कारण दिया हुआ है, द प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैस के एक्सचेंज के लिए कोई ग्रेट डिमांड नहीं होती है इनकी, ठीक है। रूट स्टेम, जैसे हमारे अंदर ग्रेट डिमांड होती है गैसेस एक्सचेंज की, तो बहुत सारी ऐसी कार्य बन रही है, वो तेज़ी से बाहर निकालनी है या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इस विशेष आवश्यकता होती है। ऐसी कोई विशेष आवश्यकता तो इसमें होती नहीं है, कोई डिमांड नहीं होती है गैसेस एक्सचेंज की। दूसरा कारण, द रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट द रेट फार लोअर देन द एनिमल डू। जितना हम एनिमल्स जो होते हैं जितनी तेज़ी से रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें इसलिए विशेष इस ऑर्गन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्लांट्स में इतनी तेज़ी से रेस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही स्लो मोशन में और धीरे धीरे, और रेट फार लोअर होता है, बहुत कम रेट से ही रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिस कारण क्या होता है कि रूट स्टेम लीव्स में बहुत कम स्लो मोशन में लोअर रेट से रेस्पिरेशन होता है। इसके कारण क्या होता है कि कोई विशेष ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड द ईच लीफ इज only during photosynthesis are a large volumes of gases exchange। केवल फोटोसिंथेसिस के समय ही अधिक
लार्ज वॉल्यूम गैसेस के लार्ज वॉल्यूम के एक्सचेंज होता है। ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। इस समय मतलब जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उस समय लीव्स जो होती हैं वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो खुद कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, विशेष आवश्यकता नहीं होती है ऑर्गन की, स्पेशल ऑर्गन की। When cells are photosynthesizes, when the cell photosynthesizes, ability or oxygen is not a problem in these cells since the oxygen is released within the cells। इसमें क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रॉब्लम, कोई ऑक्सीजन की एबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करती है इन दी सेल्स सिंस द रिलीज विद इन द सेल्स। ऑक्सीजन तो खुद सेल्स के अंदर ही रिलीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन खुद ही रिलीज हो जाती है, इसलिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, इसलिए विशेष ऑर्गन के इसमें अंदर हो, विशेष ऑर्गन इसके अंदर होना चाहिए प्लांट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है तो प्लांट्स सेल से ले ही लेती हैं, और CO2 को बाहर निकालना होता है तो उसको ज़्यादा दूर कहीं चलना नहीं होता, ज़्यादा दूर ट्रांसलोकेशन होता नहीं है, जहाँ बनती है वहीं से बाहर निकल जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने पूरी कर ली ही जाती है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बनती ही है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है इसमें, तीसरा दिया हुआ है डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज। तो डिस्टेंस और जो गैसेस की डिस्टेंस है वो डिफ्यूज कुछ ज़्यादा बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। हाँ, तो ये कह रहा है कि इसमें कि तो इसमें ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो गैसेस होती हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, गैसेस जो होती हैं कोई पास में ही डिफ्यूज़ हो जाती हैं, थोड़ी दूर चलकर ही डिफ्यूज़ हो जाती हैं, कोई ज़्यादा इन्हें ज़्यादा दूर तक तो इन्हें चलना होता नहीं, ज़्यादा तो इन्हें ट्रांसलोकेशन का करना होता नहीं, ऐसी कोई बल्कि या कोई विशेष ऑर्गन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ईच और इवनिंग सेल ईच लिविंग cell in a plant is located quite close to the surface of the प्लांट के प्रत्येक जो सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स जो होती हैं प्लांट्स की सरफेस पर भी लोकेटेड होती हैं, सरफेस पर ही लोकेटेड होती हैं, जिसके कारण क्या है ट्रांसलोकेशन की क्रिया, गैसेस के ट्रांसलोकेशन की क्रिया आसानी से हो जाती है, कुछ ज़्यादा दूर तक इन्हें मूवमेंट नहीं करना होता है। दिस इज ए ट्रू फॉर लिस्ट, और ये पत्तियों के लिए तो बहुत एकदम सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ये होते हैं बॉडी स्टेम्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं, क्या इनमें भी वो रेस्पिरेशन के लिए फिर किस प्रकार की होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेम इन स्टेम में द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर इनसाइड एंड द बीनीथ ऑफ द बार्क। तो बार्क के नीचे इन स्टेम में, बॉडी स्टेम जो होते हैं उनमें बार्क के नीचे जो होते हैं एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर लिविंग सेल्स की थिन लेयर होती है और इनके द्वारा ही डिसीज एक्सचेंज हो जाता है। दे आर आल्सो ओपनिंग कार्ड लेंटिकल्स। तो जो बार्क होती हैं, बार्क के नीचे लेंटिकल्स पाई जाती हैं, लेंटिकल्स जो होती हैं बार्क के नीचे लेंटिकल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा ट्रांसलोकेशन गैसेस का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। जो लिविंग सेल्स होती हैं वो क्या होती है, स्टेम की ठीक नीचे ही बहुत वो हाँ स्टेम सेल्स की जो स्टेम में क्या होता है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं वो ठीक नीचे ही थिन लेयर लिविंग सेल्स की होती है, उनके द्वारा ट्रांसलोकेशन हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। और बार्क में लेंटिकल्स होती हैं जिनके माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। द सेल्स इन द इंटीरियर, जो अंदर की तरफ सेल्स होती हैं बार्क में नीचे काफ़ी गहराई में जो अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डेड सेल्स होती हैं और हमेशा क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। जो गहराई में होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो ऊपर ही होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, थिन लेयर की होती हैं, वो गैसेस से आसानी से कर ही लेती हैं। और जो बार्क के नीचे होती हैं लेंटिकल्स पाए जाते हैं
हैं जिसके कारण ऐसी रिएक्शन होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। नीट में इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थिन लेयर के बारे में पूछा जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, डेड सेल्स के, और जो लेंटिकल्स हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट्स हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ दियर सरफेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर। तो अधिकतर क्या होता है, जो प्लांट्स का जो अधिकतर भाग जो होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, जिससे कि गैसेस के एक्सचेंज आसानी से हो सके और ज़्यादा दूर तक ट्रांसलोकेशन ही किया ना हो सके। दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो लीव्स, स्टेम्स और रूट्स जो होती हैं इनमें जो पैरेन्काइमा कोश सेल्स पाई जाती हैं, ये कैसी होती है, लूज पैकिंग में होती हैं, जिसके कारण आसानी से एयर के से कॉन्टैक्ट में इनका बना रहता है और आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। विच प्रोवाइड द एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द स्पेस, जो इंटरकनेक्ट एयर से इंटरकनेक्टेड स्पेस बनाए रखती है। द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ द ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि CO2 बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। ये कंप्लीट कंबशन में ऐसा होता है। इसके बाद करेगा इफ द एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू सेल्स, द हाँ says it should be able to utilize its the synthesis of the other molecules that can be required. The strategy क्या दी हुई है, that the plants uses is to catabolize the glucose। ग्लूकोज का कैटाबलाइजेशन होता है, तोड़ा जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को in such a way that नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जो लिबरेशन होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है, उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में एक साथ नहीं होता, जिससे कि अगर एक साथ होता तो उसकी एनर्जी जो निकलती वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाती, बल्कि उसमें हीट के रूप में वो एनर्जी वेस्ट हो जाती। इसलिए इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो कैटालिसिस जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक साथ नहीं होती। की ऑफ द ऑक्साइड ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप, इसलिए वन स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है कभी भी। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक वन स्टेप में नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी निकलेगी एक साथ निकलेगी और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि ऊपर हमने कन्वर्शन में दिखाया कि एनर्जी हीट के रूप में निकलती है। लेकिन इस प्रकार क्या होता है, एनर्जी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्मॉल स्टेप्स में प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, और एनर्जी निकलती है उसको हम एनर्जी ATP के रूप में उसे स्टोर कर लिया जाता है एनर्जी को। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन यूटिलाइज, जब रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या और वाटर और एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। द कंबक्शन रिएक्शन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, कंबक्शन में भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। बट द सम सेल्स लिव वेयर द ऑक्सीजन मे और नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। कुछ सेल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई होती है, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या था कि जब बहुत कई साल पर स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का जीवन का विकास हुआ था, तब जो सेल्स बनी थी उनमें क्या था, वो नॉन एरोबिक थी और उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रेजेंट डे और आजकल जो होता है लिविंग सेल्स में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में मतलब जो स्टार्टिंग, जब एटमॉस्फेयर का स्टार्टिंग भाग था, जब सेल्स बनी थी, नया एटमॉस्फेयर बना था, तब क्या था कि ऑक्सीजन की कमी थी, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन की क्रिया होती थी। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर द फैसिलिटेटेड, कुछ
तो ऐसे जिनमें ऑक्सीजन की के बगैर ही रेस्पिरेशन क्रिया होती थी, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन कहलाती थी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती थी, एनारोबिक कंडीशन, बगैर ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन क्रिया वहाँ हो जाती थी। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं, वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनारोबिक कंडीशन इज द कॉल्ड ऑब्लिगेट। और कुछ कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करते हैं। तो चाहे एनारोबिक और ऑब्लिगेट हो, चाहे फैकल्टेटिव हो, चाहे एनारोबिक हो, कैसे भी कंडीशन में हो, और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हर किसी में होती है। लेकिन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें सब में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती ही होती है, चाहे वो एरोबिक हो, एनारोबिक हो, और फैकल्टेटिव हो, ऑब्लिगेट हो, चाहे कैसा भी प्रकार का एनिमल्स, कैसी भी प्रकार की सेल्स हो, सब में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में।